गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच दानिश जी ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि ये डिस्कशन हम मॉडरेट कर सकें आज। इट्स अ संडे मॉर्निंग, सो आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू बीइंग हियर। आज हम पहले मैं कुछ ब्रॉड बातें सामने रखूँगा। लीगल राइट्स एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ इज़ द टॉपिक। इसमें आई इंटेंड टू इंडिकेट पिछले एक साल का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखना चाहूँगा कि क्या मेजर सक्सेसेस रहे हैं, क्या मेजर फेलियर्स रहे हैं और क्या अभी पॉइंट्स फॉर डेलिबरेशन हैं। ये मेरी आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड क्वाइटन डाउन अ बिट so that we can have a fruitful deliberation. तो सबसे पहले मैं ये इंडिकेट करना चाहूँगा कि पिछले एक साल में क्या सक्सेसेस, फेलियर्स एंड पॉइंट्स फॉर डिस्कशन रहे हैं, और फिर इसमें 5 सक्सेसेस हैं, 3 फेलियर्स हैं, 4 पॉइंट्स फॉर डेलिबरेशन हैं, और उन 4 पॉइंट्स पे मैं इन पर्टिकुलर लोगों के इनपुट सोलिसिट करना चाहूँगा। ऑफ कोर्स यू आर वेलकम टू गो बियॉन्ड दैट, बट एटलीस्ट इन 4 इश्यूज पे कुछ अगर कॉन्क्रीट इनपुट्स मिल पाए या नेक्स्ट स्टेप्स मिल पाए तो आई वुड कंसिडर दिस सेशन अ सक्सेस। तो सबसे पहले हम आते हैं क्या मेजर सक्सेसेस रहे हैं पिछले एक साल में। जैसे मैंने कहा 5 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये है कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था नवंबर 2024 में, saying that the existing rule 15 in the RPWD rules, ये जो रूल है, this forms the, can people please become quieter and listen to the proceedings? I will just wait for everyone to settle down and only then will I proceed. अदरवाइज वी विल बी स्पीकिंग एट क्रॉस पर्पसेस विद ईच अदर। मैं कुछ और बोल रहा हूं, आप अपनी अलग बात कर रहे हैं, तो डिस्कशन विल गो नोवेयर। वेरी वेल, थैंक यू। तो जैसा आप लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था नवंबर 2024 में, ये कहते हुए कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है वो एक मैंडेट क्रिएट करता है for accessibility across sectors, whether it be built environment, electronic media, digital platforms. However, जो guidelines बनाए गए हैं sectoral, those are only of a directory nature. They don't impose a mandate कि this you must do, and if you fail to do so, there will be consequences. So they insisted on non-negotiable accessibility norms being framed. ये नहीं कि सब चीज़ एक ही दिन में expect करो, but out of that cull out what the non-negotiable aspects are, and if those are not complied with, then you impose penalties or you withhold clearances. So one good development that has happened in the last year is that ministries in collaboration with the DPWD have come out with draft non-negotiable norms in 6 different sectors, which is information and communication technology, built environment, प्रोडक्ट, सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। अब ये परफेक्ट नहीं है, इसमें भी कुछ इश्यूज हैं जो हम आगे जाके आएंगे पॉइंट्स फॉर डेलिबरेशन में, बट दिस हैज बीन वन गुड गेम चेंजिंग सॉर्ट ऑफ अ डेवलपमेंट। रिलेटेड टू दिस, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज कम आउट विद OTT एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस टू एंश्योर कि जो भी OTT कंटेंट है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जियो हॉटस्टार, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे ये accessible हो, and the platform itself must also be accessible. Again, there are many deficiencies with this which I will come to, but at least guidelines तो आए हैं. That is success number 1. Number 2, on digital accessibility we have seen significant momentum in the last year. When Mr. Agarwal was the Chief Commissioner for Persons with Disabilities, he came down heavily on establishments which have not commissioned an accessibility audit, या फिर जिन्होंने कुछ भी मेजर नहीं लिए अपने आप को एक्सेसिबल बनाने के लिए।
कोर्ट ने ये नोटिस किया कि अभी तक जो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं वो STQC देता आ रहा है, स्टैंडर्ड टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, जो एक IT मिनिस्ट्री का भाग है, एंड उसमें काफ़ी डेफिशिएंसीज हैं। इसलिए उन्होंने इंटरनेशनली अक्रेडिटेड जो ऑडिटर्स हैं उनसे ऑडिट्स मंगवाए, और जिन जिन ने नहीं कमीशन किए उन पे फाइन लगा। First, there was a round of 155 establishments being penalized in February, and then 95 further establishments being penalized in June. So as a result of this, for the first time, we saw a significant regulatory push to ensure digital accessibility. Third, एक Delhi High Court का judgment था on the powers of disability commissioners, because for many people with disabilities, when their rights are violated, the disability commissions become the first port of call, जिनके पास आप जाते हो अपना ग्रीवेंस ले जाके। अब पिछले साल एक जजमेंट आया था जिसने ये कहा था कि कमीशन रिकमेंडेशन तक नहीं दे सकते, वो एडजुडिकेट कर ही नहीं सकते कोई भी डिस्प्यूट पे। मान लो आपको कोई स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रही, कोई रैंप नहीं बना रहा, वॉट एवर इट मे बी, दे कैन नॉट डू दैट। इतनी तक बात हो गई थी कि हर चीज के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। नाउ दैट जजमेंट वाज रिवर्स्ड by the Delhi High Court, and they said that yes, the disability commissions do have the power to make recommendations. In all likelihood such recommendations have to be complied with, और अगर आप नहीं comply कर रहे तो आपको reasons देने होंगे within a period of 3 months, not only to the commission but also to the aggrieved person. So to some extent it strengthens the powers of disability commissioners. Now again this is not perfect, इसमें भी बहुत problems हैं, मैं उसमें आऊँगा। चौथा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का एक जजमेंट आया कि जो कैटेगरी डी डिसेबिलिटी है, हमारे RPWD एक्ट में 5 डिसेबिलिटी कैटेगरियों को रिजर्वेशन दिया जाता है। ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटीज ऑफ द माइंड एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। इसमें से डिसेबिलिटीज ऑफ द माइंड जो हैं उनके अगेंस्ट पर्टिकुलर स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन है, जिसकी वजह से सिविल सर्विसेज में भी उनको रिजर्वेशन नहीं मिलती। ये चीज़ हमने चैलेंज की थी और कैट ने कहा कि आप नहीं कर सकते, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन, डेटा और रीजनिंग के इनको नहीं डिनाई कर सकते रिजर्वेशन। अब इस जजमेंट को भी यूनियन ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, उस पर मैं आऊँगा 1 मिनट में। एंड पांचवी अच्छी चीज़ ये हुई पिछले साल में कि देयर वर सेवरल जजमेंट्स विच ग्रांटेड रिलीफ टू इंडिविजुअल क्लेमेंट्स जिनके राइट्स वायलेट हुए थे। 2 एग्जाम्पल जस्ट बताऊंगा। एक कबीर पहाड़िया का केस था, सुप्रीम कोर्ट तक गया, हु वाज अ MBBS एस्पिरेंट जिसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। उसको बार बार मेडिकल बोर्ड्स ने कहा कि ही विल नॉट बी एबल टू परस्यू मेडिसिन डिस्पाइट हिम स्कोरिंग एक्सट्रीमली वेल इन द नीट UG एग्जाम। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इवैल्यूएशन करवाया एंड देन अल्टीमेटली एम्स said that no, I mean in the sense that they didn't comment on whether he can do it or not। उन्होंने कहा ये हम कोर्ट के विजडम पे छोड़ देते हैं, एंड कोर्ट ने फिर उसको एम्स दिल्ली में ही एडमिशन दिलवाई इन द सेम हॉस्पिटल विच हैड अर्लियर रिजेक्टेड हिम, राइट। और एक और केस था रेखा शर्मा का, विच वॉज फ्रॉम दिस वेरी स्टेट ऑफ राजस्थान, जो एक लो विजन कैंडिडेट हैं जिनको राजस्थान जुडिशरी में जज, सिविल जज जूनियर डिवीजन का पोस्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिलवाया। So these are the major successes. Now we come to the failures, and I would like to point out 3. Number 1, जो नॉन नेगोशिएबल नॉर्म्स आए हैं उसमें कोई भी एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है अभी भी। इन द सेंस उसमें ये ज़रूर कहा गया है कि वेबसाइट में कम से कम ये 10 चीज़ें होनी चाहिए, चाहे फिर वो कैप्चा हो, लेबल्ड बटन हो, बट अगर नहीं होंगी तो क्या होगा? That aspect has still not been captured, and who will impose the penalties, how that will be done, that is still something where there is some ambiguity. इसमें we had moved an application in the Supreme Court in the Raturi matter। इस पे अब उन्होंने ये सरकार को कहा है कि आप हर डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट में, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में ये देखो कि क्या आप एक अंडरटेकिंग ले सकते हो क्या from every establishment before they start functioning to indicate that they will be accessible to persons with disabilities as per the non-negotiable norms। और कल को अगर वो undertaking false निकलती है या आप नहीं comply करते हो, then the relevant officials can be penalized for that। So that is one step which has been taken in that direction, but ये enforcement is where the rubber really meets the road। तो ये critical रहेगा हमारे को ensure करना। दूसरा, ये फेलियर मैं इसलिए मानूंगा
मैंने आपको पहले बताया था कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने क्या कहा था, मुझे बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग सुन भी रहे हैं क्या बात हो रही है। तो मैंने अभी एक सक्सेसेस में बोला था कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का बहुत ही अच्छा जजमेंट है। क्या जजमेंट की बात की थी? हेलो, कैन आई बी हर्ड? यस यस। तो फिर बताइए, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। मैंने अभी सक्सेसेस में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का जजमेंट है जो कैटेगरी डी डिसेबिलिटी के बारे में है, डिसेबिलिटीज ऑफ द माइंड। इसके बारे में क्या बोला था मैंने, क्या अच्छा जजमेंट आया पिछले साल में? या वी हैव सम। या एज फार एज आई रिकॉल कि आपने इस पे ये बताया है राहुल जी कि मतलब इनको अगर हम रिजर्वेशन नहीं देते तो उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। जस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट विद देम। एग्जैक्टली, थैंक यू मिस्टर अरोरा। सो वी हैव वन मोर। यस प्लीज। और कोई बोलना चाह रहा है? मेरे को बताया गया है डिसेबिलिटी के मेंटल डिसेबिलिटी के केस में उन्हें डिनाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिनाई नहीं कर सकते विदाउट एनी लॉजिकल रीजनिंग। करेक्ट। तो ये एक ऐसा डिसीजन लिया गया था DOPNT ने कि 3 साल के लिए 2025, 26 और 27 इस कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। और दुख की बात यह है कि DPWD ने भी ये चीज़ को एंडोर्स कर दिया बिना पुशबैक करते हुए, और इस चीज को कैट ने सेट असाइड किया है। अब इसमें दुख की बात यह है दैट रादर देन कंप्लाइंग विद दिस जजमेंट द यूनियन ऑफ इंडिया चोज टू चैलेंज इट इन द हाई कोर्ट। कैट ने यह कहा था कि जब 2026 का सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन आएगा तब तक आपको इन कैटेगरियों को किस पोस्ट में रिजर्वेशन दी जा सकती है, इस चीज पे विमर्श करना है और रीजनेबल अकोमोडेशन के साथ इनको इंक्लूड करने की कोशिश करनी है। ये जजमेंट आया था 25 सितंबर 2025 को। सिविल सर्विस का एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन आया 4 फरवरी 2026 को। बीच में कितने महीने हुए? तो 4 महीने थे सरकार के पास इस जजमेंट को कंप्लाई करने के लिए। उन्होंने किया कंप्लाई? रादर देन दैट दे वेंट अहेड एंड चैलेंज इट इन द हाई कोर्ट, सेइंग कि सिचुएशनल अवेयरनेस चाहिए, सिविल सर्विस बहुत कंपेटिटिव है, ये लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड DOPNT ने तो बोला वो तो चलो ठीक है, वो एबलिस्ट हो सकता है, उनको नहीं होगा इंफॉर्मेशन, बट DEPWD भी इस केस में एक पिटिशनर था। Is that not an unfortunate thing? तो ये चीज हमें वी हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट सरकार में भी द DEPWD मस्ट पुश बैक अगेंस्ट दिस काइंड्स ऑफ एबलिस्ट, अगर कोई अच्छी जजमेंट है जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को फेवर करती है उसको चैलेंज ना करते हुए इम्प्लीमेंट किया जाए। और एक आध कोई डिपार्टमेंट मान लो टेक्निकल व्यू ले भी रहा है, क्योंकि सरकार में थोड़ा ऑटोमेटेड होता है कि भाई ये जजमेंट आई तो चैलेंज करना है, ज़्यादा देखते नहीं है कि क्या है, क्या लिखा है, किसके बारे में है। तो कम से कम इनकी तो जिम्मेवारी बनती है कि उनको बताए कि नहीं भैया ये सही नहीं है, इट इज़ नॉट इन लाइन विद आवर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स एंड मॉडर्न डे थिंकिंग ऑन द इशू। तो ये कैसे हम इम्प्रूवमेंट लाएं, इस पे ये हमको इस पे विमर्श करना होगा। तीसरा जो फेलियर रहा है, काफ़ी ऐसे भी केसेस रहे हैं जिसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को जस्टिस नहीं मिला है। जैसे एक मैं एग्जांपल दूंगा आपको, एक उत्तराखंड हाईकोर्ट में केस था, एक बच्चा है उसको पैराप्लीजिया है, ठीक है, एंड हिज फादर इज पोस्टेड इन लखनऊ, वो बच्चा देहरादून में है, उसके ग्रैंडफादर हैज डाइड, हिज मदर इज द ओनली केयर गिवर एंड हिज मदर आल्सो हैज अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज बैक वगैरह के, तो वो नहीं उनका ध्यान दे सकती एंड द बॉय नीड्स राउंड द क्लॉक हेल्प, वॉशरूम जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, इन ऑल दोज थिंग्स ही नीड्स हेल्प, बट because his father is not there, he is not able to do it,
एंड काफ़ी बार उसको स्कूल भी मिस करना चाहता है, मिस करना पड़ता है, एंड दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर मोर देन 2 years दिस केस। एंड उसके बावजूद पूरी आर्ग्यूमेंट होने के बाद भी आवाज़ आ रही है, हाँ वो थोड़ा माइक में इशू आ रहा है कॉलर वाले में। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यही कहा, सब सुन 3-4 पहले तो उन्होंने नोटिस ही इशू करने से मना कर दिया कि कल को कोई डिफेंस का बच्चा भी यही बोलेगा अगर उसको बॉर्डर पे पोस्ट कर दिया जाए तो, राइट, उसकी यूनिक वल्नरेबिलिटी ना समझते हुए। और एंड में घूम फिर के सरकार को, रेलवे को बस ये बोला कि इस पे आप एक ऑर्डर पास कर दो, ये नहीं बोला कि इसको दो ट्रांसफर, ये इसका हक बनता है इस बच्चे का कि उसका फादर उसका ध्यान रख सके, ऐसा नहीं बोला। और सरकार ने सिंपली, रेलवेज ने फिर से बोल दिया कि नहीं देंगे, और अब उसको फिर से लीगल बैटल करना पड़ेगा। तो ये फेलियर्स हैं। अब आते हैं 4 प्रॉम्प्ट्स फॉर डिस्कशन, और इस पे हम बात कर सकते हैं। नंबर 1, जो ये नॉन नेगोशिएबल नॉर्म्स बन रहे हैं या तो फिर जो OTT गाइडलाइंस बन रही हैं, उनमें हम कैसे एक स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट मशीनरी लाएं विच इज रोबस्ट एंड टाइम बाउंड। अब OTT वाले में हुआ क्या कि पहले तो वो गाइडलाइंस ला ही नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से कोर्ट के बाद जाने के बाद अक्टूबर में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेट कि हम 3 महीने में लाएंगे गाइडलाइन, फिर भी उन्होंने नहीं लाया। फिर हमें कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल करना पड़ा। कंटेम्प्ट पिटिशन की पहले हियरिंग में जस्ट टू सेव फेस बिफोर द कोर्ट दे केम आउट विद द गाइडलाइंस, बट उस गाइडलाइंस में उन्होंने ये कहा है कि 36 मंथ्स के बाद इन अ फेज्ड मैनर आपको एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करनी है। अभी 10 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं एक्ट को आए हुए, इसके बाद और 3 साल रुको और उसके बाद भी फेज्ड मैनर में होएगा। टोटली टूथलेस और डाइल्यूटेड गाइडलाइंस हैं जस्ट टू कंप्लाई। तो ये हम कैसे हटाएं और एनफोर्समेंट स्ट्रांग हो, ये कैसे इंश्योर करें, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ये सुगम्य भारत ऐप के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। कोई जानता है इस ऐप के बारे में? क्या है ये बताइए। राइट, किस बारे में कंप्लेंट कर सकते हो? माइक पहुंचा दीजिए भी एक बार। यस, आई वुड लाइक टू से, यस मिस्टर अग्रवाल, ये सुगम्य भारत ऐप जो है डिपार्टमेंट का जो DOPT का ऐप है, जिसमें सारे इंफॉर्मेशंस को एक जगह पे कंपाइल किया गया है और ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए भी ऑप्शन दिया गया है जी। तो वन विंडो सिस्टम इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो वन विंडो सिस्टम है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिल सके। राइट, बट काफ़ी, और इसमें मुझे भी कोई संकोच नहीं है ये मानने में कि ग्रीवेंस रिड्रेसल वाला जो मैकेनिज्म है it is still far from perfect. Yes. In terms of people registering a grievance and it getting actually resolved on the ground. मान लो कोई स्कूल में रैंप नहीं है, कोई वेबसाइट पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो कोई कंप्लेंट कर रहा है और उस पर रेजोल्यूशन हो रहा है, ऐसा अभी भी नहीं है इन मोस्ट केसेस। तो इसको हम कैसे बदलें, ये चीज़ पे हमने डेलिब्रेट करना है। तीसरा, हम कैसे ये इंश्योर करें, और ये शायद हमारे पे ग्रेड से भी ज़्यादा हो, बट अगर कोई सुन रहा हो तो वो शायद कर पाए, कि हाउ टू एंश्योर दैट गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी इन डिसेबिलिटी मैटर्स इज मोर सेंसिटिव। अगर कोई अच्छा जजमेंट आ रहा है तो उसको ऐसे ही अपील ना किया जाए, उस पर सोच की जाए कि ये अपील करने लायक है या हमने कंपैशनेट अप्रोच लेना चाहिए और इसको नहीं अपील करना चाहिए। हाउ डू वी मेक श्योर दैट दैट हैपेंस। एंड चौथी चीज, फाइनल पॉइंट है मेरा ये, हम डिसेबिलिटी कमीशन के पावर्स को कैसे स्ट्रेंथन करें, बिकॉज अभी भी घूम फिर के उनको सिर्फ रिकमेंडेशन ही देने का पावर है। अगर कोई वो रिकमेंडेशन से नहीं कंप्लाई कर रहा तो दे डू नॉट हैव द पावर टू डू एनीथिंग, दे कैन नॉट पनिश द पर्सन फॉर कंटेम्प्ट। और आप भी जानते हैं हमारे देश में बिग एस्टेब्लिशमेंट्स विल फाइंड 100 रीजन नॉट टू कंप्लाई। हम भले ही इंक्लूजन वगैरह की बात करें, बट द ट्रूथ इज कि सब लोग बॉटम लाइन देखते हैं, पैसा देखते हैं। अगर उनको किसी चीज पे कॉस्ट लग रही है तो वो उस पे कॉस्ट कटिंग करेंगे। तो हाउ डू वी मेक श्योर दैट वी हैव डिसेबिलिटी कमीशन दैट हैव टीथ, पर हर इंसान के बस की बात नहीं है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना। तो ये 4 पॉइंट्स, डिसेबिलिटी कमीशन, सुगम्य भारत ऐप, गवर्नमेंट लिटिगेशन और एनफोर्समेंट, ये 4 बातें मैं सामने रखना चाहूंगा फॉर फर्दर डेलिब्रेशन। तो इस पे कोई कुछ कहना चाहेगा इस इशू पे?
मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। यस प्लीज। ये जो आपने 4 बाबत रखी है, उसके अलावा एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जजमेंट एंड लॉस, यस ये इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत से परिपत्र, बहुत से सर्कुलर हो जाते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है आज भी। मैं एक Yes. उदाहरण देता हूँ, यहाँ राहुल गंभीर बैठे हैं इसलिए मैं खास उदाहरण दे रहा हूँ Yes. कि बैंक से बहुत सालों से ये सर्कुलर हो चुका है यस कि ब्लाइंड पीपल को आप चेकबुक, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, ये सब कुछ देना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में भी हमारा यूनिटी ऑफ ब्लाइंड करके एक गुजरात में मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है करीबन 5 साल से। तो इसमें हर रोज़ ये प्रॉब्लम आती है कि हमें बैंक ऑफ बड़ौदा, हमें यूनियन बैंक, हमें ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटीएम देने के लिए मना कर रहे हैं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन का हमें इसमें ऐड करना। राइट, दैट्स अ वैलिड पॉइंट कि जजमेंट आना एक चीज। मेरे माइक में प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई मुझे आके कॉलर माइक दे पाए प्लीज। तो ये चीज़ हमको इंश्योर करनी रहेगी कि कैसे हम प्रैक्टिकली जजमेंट्स का इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करें। और कोई कुछ बोलना चाहेगा इन 4 पॉइंट्स पे या ये इम्प्लीमेंटेशन वाले पॉइंट पे? राहुल जी, डॉक्टर आकाश टी परोरा। Yes. Being in a precarious situation as a government servant, जो एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन। एक तो जैसे डिसेबिलिटी कमिश्नर फुल टाइम कई गवर्नमेंट्स अपॉइंट नहीं करती, वो एक एडिशनल चार्ज के रूप में दे देती है। तो दैट ऑफिस, तो वो जो जिस ऑफिसर को दिया जाता है उनकी n नंबर ऑफ प्रायोरिटी हैं, अदर प्रायोरिटी। तो कोर्ट में केसेस मतलब एक सिस्टम से चलते ही नहीं। तो मतलब तो टूथलेस, तो मतलब इसमें मैं स्ट्रेट अवे आना चाहूंगा बिफोर यू मूव ऑन टू योर नेक्स्ट पॉइंट कि ये चीज हमने अभी जो राटूरी वाले में एप्लीकेशन लगाई थी, दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट्स वी हैड मेड। और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आरपीडब्ल्यूडी रूल्स में कहा है कि अगर आप डिसेबिलिटी कमीशन का चार्ज होल्ड कर रहे हो और प्लस अगर आप एक ब्यूरोक्रेट भी हो तो आपको वो ब्यूरोक्रेसी से रिजाइन करना होगा अगर आप कमिश्नर बन रहे हो। तो हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये डायरेक्शन रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट से कि पूरे देश में ये कहा जाए कि डिसेबिलिटी कमीशन जो है वो सेपरेट और इंडिपेंडेंट चार्ज ही हो, एडिशनल चार्ज ना हो। अच्छी चीज़ ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन सरकार को कंसिडर करने को कहा है कि जब आप नॉन नेगोशिएबल्स बना रहे हो तो ये चीज़ ध्यान में रखो। और उस केस में सब स्टेट्स वगैरह पार्टीज हैं। तो वी आर वेरी होपफुल कि थ्रू दिस रूट दैट प्रॉब्लम विल गेट एड्रेस्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा जो है कि हम मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग कि हमारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स, एप्स, क्योंकि आज बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट हमें ज़्यादातर काम वेब पोर्टल्स एंड उनके थ्रू करना पड़ता है। राइट। एंड इट इज अ थ्रेट एज वेल एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज क्योंकि ऑफलाइन पेपरलेस ऑफिस होने से मतलब अगर ये प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल हो जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी वीआई पर्सन विदाउट एनी डिपेंडेंस काम कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बेसिक चीज़ों को इग्नोर किया जाता है इन प्लेटफॉर्म्स में। एप्स फॉर एग्जांपल, मतलब एप्स में फॉर एग्जांपल मैं नोटशीट हमारी पढ़ पा रहा हूँ ऐप में, बट उसमें जो लिंक्स हैं बीच में, आई एम नॉट एबलिंग टू ओपन द लिंक्स, तो वो मेरे लिए इतनी सी चीज़ की वजह से पूरा का पूरा यूजलेस हो जाता है। तो मेरा ये था कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट में इस चीज़ को रख पाए कि मतलब जो उनका कोई भी प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहा है, दे हैव टू डेवलप इट एक्सेसिबल। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि इतनी एपैथी है कि एक ट्रेनिंग में मैं एक प्लेटफॉर्म के बारे में एक मैडम बता रही थी, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा मैम आप इसको एक्सेसिबल बनाएंगे? शी सेड पहले आँख वालों के लिए चीज़ बना दे, फिर आपके लिए भी सोच लेंगे। So, इतना एक्ट आने और इन सब के बाद भी दिस मच ऑफ एपैथी जो है, इस पे क्या फ्यूचर आप देखते हैं? तो इसी चीज के लिए जो हम सजेशन प्रपोज कर रहे हैं वो ये है, बिकॉज देखो इसमें एक चीज तो ये हो सकती है कि आप हर वेबसाइट या ऐप को लॉन्च करने से पहले एक एनओसी दो कि वो एक्सेसिबल है, बट ये तो पॉसिबल होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है मुझे, given the volume of websites and apps which are launched in the country every day, right? But what can be done is, अगर आप एक अपना
बिल्डिंग परमिट मिल रहा है आपको, मान लो आपका एजुकेशन, जैसे हमारा अभी एक केस चल रहा है खान ग्लोबल स्टडीज के अगेंस्ट, जो एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। तो जब खान ग्लोबल स्टडीज को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस खोलने का अनुमति दी गई, एट दैट टाइम इटसेल्फ an undertaking must be taken from them to ensure that they will ensure that all their offerings are accessible, ताकि आगे जाके वो कोई वेबसाइट भी डेवलप करें तो वो एक्सेसिबल हो, और ये एक सीनियर लेवल ऑफिशियल से अंडरटेकिंग ली जाए। ये अंडरटेकिंग अगर आप लेना शुरू करोगे तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखेगी, बिकॉज कोई भी गलत अंडरटेकिंग नहीं देना चाहेगा या साइक्लोस्टाइल नहीं देना चाहेगा। अगर देगा तो 2-4 केसेस में पेनल्टी लगेगी तो चीज़ें इम्प्रूव होएगी। सो दैट इज़ व्हाट वी आर प्रपोजिंग एज द सॉल्यूशन फॉर दिस, बट आई एम open to hearing any other inputs that you might have as to how this can be done in a better manner. There must be a mechanism. Government should ensure कि वहाँ पे grievance redressal का system weak है हमारा, कि हम मतलब जैसे DIT में I presented applications जाती रहती है, but there should be a expedited system plus legal system भी disabled persons के लिए more accessible, affordable and speedier support देने की स्थिति में होना चाहिए, क्योंकि our circumstances are that कि हम उस system में उतना easily enter नहीं हो, access नहीं कर सकते जब तक ये चीज़ें नहीं होती। तो इसमें 2 बातें हैं। नंबर 1, टू डिसेबिलिटी कमीशन, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हम सॉल्यूशंस पे आए, ये नहीं कि बस ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, इसलिए मैं हर बात को पॉइंट बाय पॉइंट लेकर के जाना चाह रहा हूँ आगे। तो ये जो आपने इशू बोला, इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो कि डिसेबिलिटी कमिश्नर्स हैव टू बी फंक्शनल, जो बहुत स्टेट्स में नहीं है, राजस्थान में तो है ही नहीं। हाँ जी, फुल टाइम क्या पार्ट टाइम भी नहीं है अभी के लिए, बिल्कुल, राइट? सो दैट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड इमीडिएटली। दैट्स नंबर 1। अगर कोई मुझे आके माइक दे दे जो मैं हाथ में ले पाऊँ तो बहुत सुविधा हो जाएगी। थैंक यू। Yes, sir. Coming to you. तो एक तो वो है, दूसरा वी नीड टू एंश्योर कि जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं उसमें केसेस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आर गिवन प्रायोरिटी। अभी वो चीज़ नहीं। हाँ, एक प्रॉपर दूसरा वाला माइक जो रहता है ये हटा दीजिए, क्योंकि ऑन ऑफ हो रहा है, इससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी, तो यस, सो मैं ये कह रहा था कि व्हाट वी नीड टू एंश्योर इज डिसेबिलिटी कमिश्नर्स एंड ऑर्डिनरी, ये मेरा ईयरफोन है, रहने दीजिए, जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं उसमें केसेस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस चीज़ पे एक सर्कुलर पास किया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी किया है। अब हम हर हाई कोर्ट में जा जाके हमारे लिए करना मुश्किल है, बट यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो एज सिटीजन्स, और हमने टेम्पलेट्स भी शेयर किए हैं इन द पास्ट जिसको यूज करके पीपल कैन राइट। और डिसेबिलिटी कमिश्नर, मैंने कल प्रतीति मैम को भी बोला कि आप कंसिडर करिए कि ओडिशा हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस को आपका ऑफिस लिखे इस चीज़ पे। सो वी मस्ट टेक इट अप इंडिविजुअली इन आवर स्टेट्स, ताकि अगर इन लोगों के केसेस प्रायोरिटाइज होते हैं तो आप खुद देखोगे कि द सिस्टम विल बिकम मोर रिस्पॉन्सिव। थैंक यू। व्हाट एल्स? From my side at present, these were the questions. That's it. Anybody else कोई कुछ बोलना चाहेगा? Yes. Thank you. दानिश जी, हम इंडिविजुअली लोगों को बोलने के लिए, या we keep it as an open house? Sorry? राहुल, रिगार्डिंग दिस जो इम्प्लीमेंटेशन का जो इशू आया है जी, तो ये तो सभी मतलब मेन प्रॉब्लम तो इम्प्लीमेंटेशन को लेके ही है। जैसे जो एक्ट का में सभी बहुत क्लियर प्रोविजन, सब मैंडेटरी प्रोविजन दिए हुए हैं। कोर्ट के भी कितने जो मैक्सिमम जो और जजमेंट्स आ रहे हैं, पर्टिकुलरली जो पॉलिसी मैटर से रिलेटेड है, गवर्नमेंट का जो ओब्लिगेशंस है जहाँ पे, तो वो तो सारे के सारे जो मोर देन 80% 90% आर इन इम्प्लीमेंटेड। तो उसके लिए क्या हो सकता है, कैसे उसको अकाउंटेबल बनाया जा सकता है, उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। क्योंकि अभी जैसे एक्सेसिबिलिटी में है तो सेक्शन 44 है,
जो ये मैंडेट करता है कि जो भी बिल्डिंग बनेगी, नई बिल्डिंग बनेगी, पुरानी बिल्डिंग को छोड़ भी देते हैं, तो नई बिल्डिंग बनेगी उसका जब तक वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, उसका जो बिल्डिंग प्लान जो है वो अब वो जो अप्रूव नहीं होना चाहिए जब तक कि वो उसके जो गाइडलाइंस है, एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस है, उसको अडेयर नहीं करता है, उसको इंश्योर नहीं करता है। तो वेबसाइट्स का जो ये एक्सेसिबल बनाने का है, जो गवर्नमेंट वेबसाइट को, जो पब्लिक कंटेंट है, जो प्रिंटेड मटेरियल की तो अभी तक तो जो एक्सेसिबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल उसका ही बात हो रहा है। जो प्रिंटेड मटेरियल है वो चाहे टेक्स्ट बुक्स है, जर्नल बुक्स है, गवर्नमेंट के जो पब्लिकेशंस हैं, तो उन सब की तो अभी तक उसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। अभी तक कहीं किसी भी गवर्नमेंट ने कोई उस पर कोई इनिशिएटिव लिया नहीं है जी। तो इसी तरह से जो बहुत सारे इशू है, बहुत सारे स्टेट्स में ये स्टेट फंड अभी तक नहीं बने हैं, जो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी नहीं बनी है, तो वो सारे के सारे इसी तरह से जो ये सेक्शन 35 है, जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव देने की बात है, सेक्शन 37 का जो के जो प्रोविजंस है, जो 5% रिजर्वेशन इसमें जो पावर्टी एलिवेशन और डेवलपमेंटल स्कीम्स में देने की बात है, तो सारे के सारे वो अनइम्प्लीमेंटेड है ना। उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या मैकेनिज्म हो सकता है, या जो एजेंसियां, जो कंसर्न अथॉरिटी है, वो जो उसको इम्प्लीमेंट करना है वो नहीं कर रही हैं, तो उनके लिए क्या पैनल प्रोविजंस हो सकते हैं, इस पे क्या काम हो सकता है, उसके लिए क्या किया जा सकता है, इस पे मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है जी। इसमें जो 3 इश्यूज आपने रेज किए, इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी, सेक्शन 35 एंड सेक्शन 37, जहाँ तक इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी का सवाल है, ये एक प्रोबोनो केस भी है जो मिशन एक्सेसिबिलिटी अंडरटेक करेगा इन दिस ईयर, जो हमें ईयर एंड डोनेशन मिला था लास्ट ईयर के एंड में लोगों से। इसमें हमने एक कमिटमेंट दिया है कम्युनिटी को कि 1 ऑफ द 4 केसेस दैट वी विल बी टेकिंग अप दिस ईयर इज ऑन दिस इशू। तो इसमें अभी जो इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप है वो है डेटा कलेक्शन। सो वी नीड टू नो कि कितने ऑर्गेनाइजेशन ने इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी सबमिट किए हैं डिसेबिलिटी कमिश्नर्स को, बिकॉज दैट इज द मैकेनिज्म अंडर द एक्ट कि आपको SCPD या CCPD को सबमिट करना होता है, एंड यू हैव टू पब्लिश इट ऑन योर वेबसाइट। दूसरा, व्हाट वी नीड टू फिगर आउट इज जो SCPDs हैं, do they have a mechanism for organizations to actually submit their EOP to them? CCPD के level पे तो है, but SCPDs का है क्या? That we need to figure out. And third is how do we strengthen this? Because CCPD and SCPD में हमारे देश में काफ़ी resource constraints हैं. You know, they are very small offices which are anyway dealing with hundreds and I mean at least CCPD के level पे तो thousands of complaints. SCPDs में कहीं में इतने कोई नहीं है complaints. So are they best equipped? या फिर डू वी ऑल्सो नीड टू रोप इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड अदर स्टेक होल्डर, क्योंकि एक्ट में सिर्फ डिसेबिलिटी कमीशन बोला गया है। तो दीज आर थिंग्स वी नीड टू वर्क टुगेदर टू फिगर आउट, और इस पे तो हम PIL करने ही वाले हैं इस साल। दूसरा जो आपने बोला सेक्शन 35, ये भी हमने सोचा था एक प्रो बोनो केस टेकअप करने का इस इशू पे, सेक्शन 35 के नॉन इम्प्लीमेंटेशन पे। इसमें इशू ये है कि एक गवर्नमेंट स्कीम हुआ करती थी वेयर बाय इंसेंटिव्स वो यूज्ड टू बी गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर for employing persons with disabilities, a certain amount would be given, but 2015-16 के बाद इस स्कीम में कोई allocation नहीं किया गया है, और अभी ये हमने सोचा था इस पर टेक अप करेंगे, but the reason we decided not to do it is because it uses the term incentive to the private sector. वो ये नहीं कहता कि financial incentive ही देना है। तो अगर इस पर आप PIL करोगे तो जवाब ये आएगा कि फॉर एग्जाम्पल अवार्ड्स दिए जाते हैं कि कोई प्राइवेट सेक्टर में लीडिंग एम्प्लॉयर है, या तो मान लो स्किलिंग का अभी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है फॉर एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटीज, राइट? उन चीज़ों को वो लोग बोलेंगे दोज आर द इंसेंटिव्स। सो द कोर्ट कैन नॉट इंसिस्ट कि ये फाइनेंशियल ही हो, तो इन चीज़ों को भी इंसेंटिव माना जा सकता है। सो दैट इज हाउ कंप्लायंस इज बीइंग सिक्योर्ड करंटली इन द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसमें अगर कोई लैक्यूने हैं या डेफिशिएंसीज हैं तो वो हम सामने ला के वी कैन वर्क ऑन दैट। जो तीसरा वाला सवाल है वो डेफिनेटली इट्स मोर वैलिड, आई मीन ऑल 3 आर वैलिड, बट दैट इज समथिंग विच आई हैवंट एग्जामिन्ड पर्टिकुलरली, जो 5% हाउसिंग या पॉवर्टी एलिविएशन वाला है।
उसमें हमें ये देखना रहेगा कि इज इट अ मैंडेट और इज इट अ रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट. अगर मैंडेट है और उन्होंने नहीं कोई एक्शन लिए देन इट कैन बी टेकन अप लीगली. अदरवाइज इट्स मोर अ क्वेश्चन ऑफ पर्सुएशन की व्हाट कैन बी डन इन दैट रिगार्ड. हाउसिंग पे तो अभी आया है OM लास्ट ईयर एटलीस्ट फॉर गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स. बट यस, पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम्स वगैरह पे अभी भी नॉट मच वर्क हैज बीन डन. यस प्लीज. एक तो जैसे जो आपने बता रहे हैं ये सेक्शन 35 का, इसमें जो इंसेंटिव की बात कही गई है वो ठीक है, लेकिन जो अवार्ड जो दे रहे हैं वो तो कोई, जैसे इसमें जो प्रोविजन है, अभी जो 5% से ज्यादा जिसका वर्कफोर्स में डिसेबल्ड है उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए. तो अवार्ड तो सबको नहीं मिल रहा है ना, वो तो कोई एक इंस्टीट्यूशन को मिल जाएगा, 2 को मिल जाएगा, लेकिन सबको तो नहीं. तो वो इक्वल सबके कोई स्कीम तो ऐसी होनी चाहिए ना जिसमें उस जो भी उसका जो मैंडेट है उसको जो क्वालिफाई कर रहा है उनको सबको मिले वो इंसेंटिव. और दूसरे लोगों को भी वो इंस्पायर कर सके हायर करने के लिए. तो एक तो वो चीज़ है. दूसरा जो ये सेक्शन 37 में जो है ये मैंडेट है. इसमें गवर्नमेंट शेल मेक द स्कीम. और थर्ड चीज़ ये है कि जो इसमें इसके अलावा भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके 3 के अलावा भी, तो जो या इसमें भी जैसे मान लो OM आ भी जाता है. अभी कई स्टेट्स में जैसे स्कीम है, ये हाउसिंग की स्कीम है, उनमें वो OM है, उनके रिजर्वेशन दिया हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रहा है ना. वो स्कीम नहीं दी गई है, कोटा क्लियर नहीं हुआ है, उसका इम्प्लीमेंट उसके क्या कॉन्सिक्वेंस क्या होने चाहिए, उसको कैसे इन्फोर्सेबल कैसे बनाया जा सकता है. वो मेन प्रॉब्लम वही क्वेश्चन वही अराइज होता है जो आपने भी स्टार्टिंग में कहा था कि वो नहीं किया तो क्या. तो वो क्वेश्चन हर जगह वही क्वेश्चन अराइज हो रहा है. तो वो इसी तरह जो मान लो स्टेट फंड नहीं बने हैं, कई स्टेट्स, मैक्सिमम स्टेट्स में स्टेट फंड अभी तक नहीं बनाए हैं. जो ये बोर्ड है, बोर्ड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड या तो बने नहीं है, बने हैं तो उनकी मीटिंग्स ही नहीं हो रही है कहीं भी कोई भी स्टेट में. तो सारा का सारा मोस्ट ऑफ द प्रोविजन जो है वो अनइम्प्लीमेंटेड ही है. तो उनके लिए कोई कोई मतलब गवर्नमेंट के ऊपर कोई जो कंसर्न जो अथॉरिटीज है उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेटरी इन्फोर्समेंट प्रोविजंस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए भी, उनको अकाउंटेबल उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना. वो तो उसके लिए क्या हो सकता है, वो उसको सारा एक ओवरव्यू करने की जरूरत है उस पर. Got it. Anybody else may want to say, because we have about 20 minutes left. I'm just mindful of 15 to 20 minutes left. I'm mindful of time also. Hello sir, this is Amrinder from I am working with Punjab and Sindh Bank. Please. So basically मैंने क्या फील किया है ना कि हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं कि चलो वो तो लीगली है कि हम वो एक्सेसिबल होने चाहिए, बट जो मैंने फील किया क्या है ना कि जो हमारे वेब डिज़ाइनर्स हैं या जो हमारे वेंडर्स होते हैं जिनको हमने वेब डिज़ाइनिंग का काम दिया हुआ है, सो बेसिकली WCAG गाइडलाइंस हैं, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ IT की गाइडलाइंस हैं, तो बेसिकली वो ही खुद अवेयर, जो हमारे वेबसाइट डिज़ाइनर्स हैं वो ही अवेयर नहीं है, जब तक तो वो एक्सेसिबिलिटी आ ही नहीं सकती ना. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो अगर कोई सजेस्ट टू रिजॉल्व दिस इशू. या श्योर कि अगर कोई वेबसाइटेबिलिटी वेब डिज़ाइनिंग का काम कर रहा है कुछ भी, उनके लिए कोई ना कोई तो वो होना चाहिए ना कि उन सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि अगर वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं तो उनके पास कोई ना कोई एक्सेसिबिलिटी की सर्टिफिकेशन होना चाहिए. For all web designers, not just those who are working on accessibility. Yeah, sure. So you're saying, so I think this APD has been doing good work on this in terms of integrating, website accessibility related components into the computer engineering curriculum at the college level. Because that I think is what you are getting at, that if at that undergraduate level all those who design websites or who are computer engineers are sensitized on this, then that can take care of it. So I think that is what perhaps can help resolve the issue that you are pointing out. Sort of की जब आप कुछ ना कुछ जब आप वो कर रहे हो, कंप्यूटर साइंसेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें करिकुलम का पार्ट होना चाहिए एक्सेसिबिलिटी. Right, sure. I would also like अगर लोग थोड़े solutions भी बता पाएं साथ साथ, problems because we are all aware of, तो अगर हम कोई प्रॉब्लम रेज कर रहे हैं तो साथ साथ अगर सॉल्यूशन भी बताएं तो उसका हम नोट ले सकें एंड रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स कैन वर्क टुवर्ड्स एड्रेसिंग दोज प्रॉब्लम्स. तो इस वाले में जैसे इन्होंने बोला करिकुलम में इंटीग्रेट करना. राहुल जी, yes ma'am, I would like to add one point in this yes ma'am line. When we are speaking of accessibility of websites, right,
if we can keep a mandatory feature Yes. in the guidelines, Yes. that mandatorily the accessibility feature should be there when when a website is being designed. Right. So if it, as we have done in Odisha, suppose in civil construction, Yeah. the PWD code has a mandatory feature that it should be accessible. Right. Yes, one thing is there that the construction personnel, they are not aware of the terminology, accessibility, ramp, etc., all these things. That is a separate thing. They need to be made aware of these accessibility features. Ji. But the feature should be there, Right. that while we are constructing a website or Right. designing a website, Right. the mandatorily it should have accessibility. Right. Got it. That can be done for Absolutely. enforcement. And what we are suggesting is, ma'am, that because every website ultimately has to be hosted through a platform, Yeah. like say WordPress or GoDaddy, or in the case of an app through App Store or Google Play Store. At that level, the platform needs to take steps as part of the non-negotiable norms Yeah. to ensure that all those who are hosting any digital asset on their platform make it accessible, Yeah. so that at the source the problem can be addressed. Okay. Good. Hi Rahul, this is Pratik Agarwal. Yes. Good to see you here, and good to see the kind of work being done by your organization. You've been asking about the solution. This might be slightly not exactly in terms of law, but I believe one of the problems that I feel is we're not, as a community or as an audience, we're not consuming services as much as we can. For example, when it comes to accessibility, like it is being talked about. Yeah. I mean, I come from corporate sector as a mainstream solution provider myself. And one of the problems is that you don't see as many consumers to access the services, and then the motivation to develop them doesn't come. Right. So I believe while people like yourself are doing a lot of things and a good work to fight for the rights, it is responsibility of all of us to consume the services as much as we can. I mean, sometimes we might not be really using or not be letting them aware that we are there. So I think as a solution to this is to have the numbers in there so that either that is the court or the service providers who would know that there are people with disabilities who need the services. Right. Then I think it would be more of a push than only So the legal proactive framework fighting measures, with this. what proactive measures, of course, one is for the individuals to do it, but Yeah. at a systemic level, what proactive measures can be taken on that issue? I mean, that is something that we would need to brainstorm, obviously, how we can make a stronger community. For example, there are review systems for restaurants, I mean, mainstream ones. Right. But if there are more people using and if they Yeah. review, No, I agree if they with you on provide the their problem. opinions and I- feedback I on got a your point periodic on the basis, problem, right? Sir. I'm just saying we need to see how we can resolve it. Yes, so let's maybe brainstorm some other time together, but this Right. is need to be done so that you have the numbers in. Very well. Thank you. राहुल जी, नरेश, आरजे नरेश फ्रॉम रेडियो उड़ान। जी। और थोड़ा सा सवाल जो एक्सेसिबिलिटी के रिगार्डिंग ही है, जी। शायद इन पॉइंट्स से तो ना हो, और एक सजेशन था, मुझे पता नहीं कि ये कितना इम्प्लीमेंटेड है या नहीं। जी। जैसे मैंने एक बार हम लोग जब एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ऐप और जो एप्लीकेशंस का है, उसमें स्विगी पे केस हुआ मेरा जी। कि उनके अक्सर इश्यूज आते थे कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको फ़ोटो ही अपलोड करनी है। राइट। आप उनसे ये बोल दो ना कि खाना गर्म नहीं है तो कहते फ़ोटो अपलोड कर दो। राइट। तो मैंने इस पे एक प्रॉपर उनसे कम्युनिकेशन क्रिएट करने की बात करने की कोशिश की कि आप जो लोग हम डिसेबिलिटी हैं जो देख नहीं सकते, मैंने उनको बताया कि मुझे दिखाई नहीं देता जी। तो आप मेरे पे वीडियो कॉल करके वीडियो कॉल का ऑप्शन दे दो, राइट। या आप मुझे कोई और ऑप्शन दो, या कोई मेरी अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए आईडी प्रूफ करने के लिए या डिसेबिलिटी प्रूफ करने के लिए, आप वो ले लो मेरे से। ये 13 कम्युनिकेशन हुए जो हमारे ईमेल से हुए,
उसके बाद भी उनका कोई रिस्पांस नहीं था। अब उनका बस ये क्या आता है लास्ट में जो ऑटोमेटेड होता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और रिजॉल्व हो गई और ट्राई कर रहे हैं टू रिजॉल्व इट। ओके। और एक वेबसाइट मैं गेम के लिए यूज़ करता हूँ, मुझे उसका एक फीचर बहुत अच्छा लगता है। उसको जब हम लोग, क्योंकि वो प्रॉपर ग्राफिक्स पे बेस है, राइट, तो वहाँ पे क्या आता है, सब टॉप ऑफ द जो वेबसाइट है वहाँ पे पहले एक बटन होता है इनेबल डिसेबल का, डिसेबिलिटी मोड ऑन और ऑफ। अगर मैं उसे ऑन करता हूँ तो वो प्रॉपर मेरे हिसाब से चलती है, अगर मुझे यूज़ नहीं करना तो मैं उसे ऑफ कर दूँ तो वो नॉर्मल हो जाती है। मुझे एक फ़ीचर बड़ा अच्छा लगता है। और कई बार शायद वेबसाइट पे ये भी लगता है कि डिसेबिलिटी के फीचर, एक्सेसिबिलिटी डालें तो कुछ ऐसा वैसा ना हो, तो मुझे ये फीचर लगता है कि अल्टीमेटली अगर आपको अपनी वेबसाइट में करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसे इनेबल डिसेबल कर दें, जिसको यूज़ करना सिर्फ वो यूज़ करें और कोई लोड आता हो या कोई और इश्यू आता हो तो वो सॉर्ट आउट हो सके। थैंक यू। अंडरस्टूड। जहाँ तक आपका फर्स्ट वाला पॉइंट है नरेश जी, with respect to Swiggy, I should tell you that we do have an ongoing case against them in the High Court of Delhi on this issue of their inaccessibility. जी। और उस पे High Court ने उनको 6 weeks का टाइम पीरियड दिया है within which to resolve accessibility issues. और उन्होंने अभी बैरियर ब्रेक को अपॉइंट भी किया है as their accessibility auditor. So what I would request you is, अगर आप वो email thread जो है वो हमें ईमेल कर देंगे missionaccessibility@gmail.com पे, वी कैन टेक अ लुक एंड फिगर आउट कि क्या स्पेसिफिक फीचर के बारे में आप बात कर रहे हैं, और वो भी फिर हम उन्हें फ्लैग कर सकते हैं कि दिस ऑल्सो मस्ट गेट एड्रेस्ड एज पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज वेल टेकन, थैंक यू। थैंक यू। डज एनीबडी एल्स वांट टू से एनीथिंग? हाँ, अगर पहले कोई आपके पास भी आएंगे सर, अगर किसी ने अभी तक नहीं बोला हो वैसा, अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो। कोई और बोल रहा है क्या? अच्छा चलो, हाँ उनको बोल लेने दीजिए। Anybody who hasn't yet spoken, if they may want to say something. Good morning, sir. Good morning. I am Raju Maurya from Punjab. Yes. तो सर मेरा सुझाव ये है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, लॉ तो पास हो जाता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो जो नीचे बैठी वर्कफोर्स है उन्होंने ही करना है। तो हमें इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी हर रीजनल लेवल पर एनजीओज के साथ मिलके। ये सुझाव देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो भी है, चाहे स्टेट कमिश्नर है, सेक्रेटरीट है वहाँ पे, और चाहे बैंक में भी हो, कि उनकी जो ट्रेनिंग लगती है उसके साथ साथ एक एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप भी लगे डिसेबिलिटी से रिलेटेड। दूसरी चीज़ ये होती है कि केवाईसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए। राइट। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मेरी आंखें बंद हैं, ब्लिंक नहीं करती हैं जी, जिसकी वजह से मुझे बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देता, वीडियो केवाईसी नहीं हो पाती, और लोन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं। मेरे नाम पे मोबाइल कनेक्शन भी नहीं है। राइट। तो इसके रिगार्डिंग कुछ होना चाहिए। थैंक यू। तो इस पे केवाईसी वाले इशू पे, जैसे आपको मालूम है, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है लास्ट ईयर का प्रज्ञा प्रसून एंड अमर जैन की केस में। अमर, इसके बारे में आप बोलना चाहेंगे? इफ अमर इज हियर। उन्होंने ये कहा कि केवाईसी की वजह से वो ब्लिंक नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उनके पास मोबाइल कनेक्शन भी नहीं है। करेक्ट। सो इस पे दो चीज़ें हैं। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का एक सर्कुलर है दिसंबर 2024 या 23 का, आई कैन सेंड यू द एग्जैक्ट सर्कुलर, 12th December इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें ये कहा गया है कि फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इफ दे आर नॉट एबल टू ब्लिंक द आई, they should be provided alternative paper mode KYC facility, number one. Second, after the Supreme Court judgment, all parties to the case, including Telecom Ministry of Communications, have been asked to make sure that eye blinking should not be used as the only means to prove liveliness. इसमें KYC में eye blinking करते क्यों हैं? ये actually इसीलिए की जाती है ताकि आप ये प्रूव कर पाएँ कि जो वीडियो केवाईसी आप कर रहे हैं जिस इंसान का, उस लाइव एनवायरनमेंट में हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको प्रूव करने के लिए आई ब्लिंकिंग कराई जाती है।
तो उसके और बहुत तरीके हैं, जैसे हेड मूवमेंट है, लिप मूवमेंट है, वेविंग है, OTP वेरिफिकेशन है, नॉडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सारे गवर्नमेंट एंटिटीज़ को कि आप इस चीज़ के लिए ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करिए। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी स्पेसिफिक ऑपरेटर के साथ, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक मेरे को या मिशन एक्सेसिबिलिटी को किसी को भी एक मेल डाल दीजिए, and we will take it up not only with the relevant service provider but also with the Ministry of Communications and Department of Telecom to see that this problem is addressed. We need cases to be able to go now, because हम जब जाते हैं प्रॉब्लम्स को लेके तो एक ही प्रॉब्लम आती है हमें, जो हम फेस करते हैं एज लॉयर्स, एंड आई थिंक राहुल वुड अग्री विद मी ऑन दिस, कि वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी ऑफन एज गेट आस्क्ड कि आप बोल रहे हैं ये प्रॉब्लम्स हैं लेकिन कंप्लेंट्स कहाँ आ रही है, हमारे पास तो कंप्लेंट्स ही नहीं आ रही. So it's very important that whatever we are speaking here in this forum should also get relayed to the right stakeholders within the government who have to solve this problem. Right. Thank you. Yeah, Rahul, just I would like to ask, this section 89 is there. ये 89 की जो ये जो पेनल्टी का जो प्रोविजन है, इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे, इसमें जिसका क्या रिलीवेंस है और इसका क्या स्कोप है, मतलब ये अप टू जब पॉलिसी मेकर्स है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटर है, उनके ऊपर ये अप टू व्हाट एक्सटेंट इट इज एप्लीकेबल. So section 89 of the act says that any person contravening the provisions of this act shall be penalized in the first case with a fine of 10,000 and in subsequent cases with a fine anywhere between 50,000 to 5 lakh. Now the main parameter is कि एक्ट के प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन होना चाहिए. कोई भी अगर आपको एक्ट में चीज़ करने को कहा गया है, एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करना, EOP होना, रीजनेबल अकोमोडेशन होना, वो आप नहीं कर रहे, तो इन दैट सिचुएशन द पेनल्टी प्रोविजन किक्स इन. ये जो पावर है पेनल्टी की, ये कौन इम्पोज कर सकता है, इस बात पे भी एक्ट आने के 5-7 साल तक लैक ऑफ क्लैरिटी थी. अल्टीमेटली ये एक सेटल्ड व्यू बन गया है कि डिसेबिलिटी कमीशंस कर सकते हैं, तो इसलिए CCPD ने भी किया है और कुछ SCPDs ने भी किया, क्योंकि पहले ये लगता था कि स्पेशल कोर्ट्स ही कर सकते हैं, और हमें भी मालूम है कि हमारे देश में स्पेशल कोर्ट्स RBWD एक्ट में कितने ही फंक्शनल हैं, राइट. सो विच इज़ वाई दैट प्रोविजन वॉज लाइंग डोरमेंट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. सो डिसेबिलिटी कमीशन कर सकते हैं, दैट पार्ट इज क्लियर. एंड जो नोटेबल केस है जिसमें ये इम्पोज किया गया वो है डिजिटल एक्सेसिबिलिटी वाला, जैसे मैंने बताया, जिसमें पहले 10,000 का और फिर 50,000 का फाइन इम्पोज किया गया. तो अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो भी हैं जो कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं, उन पे ये पेनल्टी लग सकती है. एक प्रॉब्लम अभी एक्ट में ये है कि इसको कोई रिकवर करने का तरीका नहीं है. फाइन को आप इम्पोज तो कर दोगे, बट अगला भर नहीं रहा तो फिर क्या करोगे. तो उस चीज़ के लिए भी हमने राटूरी वाले में डायरेक्शन मांगी है, और कोर्ट ने अगेन सरकार को कहा है कि इसको भी कंसिडर करो कि हाउ आर यू, बिकॉज जैसे बाकी लॉज में लिखा रहता है कि लैंड रेवेन्यू की तरह आप रिकवर कर सकते हो, आप उनके एसेट सीज कर सकते हो, सच पावर्स नीड टू बी देयर फॉर प्रैक्टिकल रिकवरी ऑफ द फाइन्स व्हिच आर इम्पोज्ड. तो दैट इज स्टिल बीइंग वर्कड आउट. नहीं वो ठीक है, लेकिन जैसे अभी कोई स्कूल है, अभी गवर्नमेंट स्कूल है, अभी उसको अभी तक एक्सेसिबल नहीं बनाया गया है, स्कूल बिल्डिंग है, तो उसके लिए जो उसके जो कंसर्न अथॉरिटी है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी है, या जो पब्लिक बिल्डिंग है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, उसको एक्सेसिबल नहीं है, उसके लिए जो अप्रोप्रिएट लिफ्ट है होनी चाहिए, रैंप होना चाहिए, वो नहीं है, या कोई पुलिस स्टेशन है जो एक्सेसिबल नहीं है, तो उसके लिए किसी को उनका जो कंसर्न अथॉरिटी को पेनलाइज किया जा सकता है. बट इन द फर्स्ट इंस्टेंस अगर आप कमीशन के पास जाओगे, दे विल पास अ रिकमेंडेशन फॉर द इशू टू बी रिजॉल्व्ड. अगर वो नहीं होता, देन डेफिनेटली दैट प्रोविजन में बी यूटिलाइज. उसके लिए स्टेट कमिश्नर पेनलाइज कर सकता है या उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा? नहीं, स्टेट कमिश्नर भी कर सकता है और कर भी रहे हैं. जैसे मणिपुर वाले ने किया है, मिस्टर मक्कर जब थे हरियाणा में उन्होंने किया था, मिस्टर रंजन मुखर्जी ने दिल्ली में किया है. कैन बी डन. अच्छा, जैसे अभी स्टेट बोर्ड है, अभी स्टेट बोर्ड की मीटिंगें नहीं होती है, 6 महीने का प्रोविजन है उसमें एक्ट में, तो उसके लिए उसको चैलेंज किया जा सकता है. उस चीज़ पे पहले आप SCPD के सामने कंप्लेंट करिए. इफ ही डज नॉट एक्ट अप्रोप्रिएटली, then you can take it up in the High Court. Otherwise, filing a complaint would be the first step. Then one will have to see where it goes from there.
So we have 3 to 4 minutes now. Any last questions, or I'll come yes, back, Mr. Agarwal, we can take it up offline also. In the last line, just I would like to request Amar, as is mentioned, this geo of this telecommunication, that should be circulated to all of you. It is very important because we all are facing this problem of KYC, particularly in mobile phone and all. So if it is circulated, We'll करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूडीआईडी कार्ड्स के लिए कंपल्सन किया है और हर एक को जब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं उसी समय उनका यूडीआईडी कार्ड बन जाता है। हमारे गुजरात में तो ऐसा ही है, और स्टेट में पता नहीं है मुझे, लेकिन उस यूडीआईडी कार्ड है वो निकल जाने के बाद इसका यूज कुछ नहीं होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि सर्टिफिकेट, जब ब्लाइंडनेस का सर्टिफिकेट हमें हर जगह पे देना पड़ता है, तो उसी जगह पे आप यहाँ बहुत से एक्टिविस्ट और एडवोकेट्स बैठे हुए हैं, लॉयर्स, और हमारे फील्ड के बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, तो कुछ ये हमें करना चाहिए कि जो ये यूडीआईडी कार्ड है वो कार्ड हर जगह पे पेश किए, उनको कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत न पड़े। ऐसा कुछ करना चाहिए। Yeah, no, that is a valid point, and that is an issue, and in the context of the railways, of course, there has been a lot of activism on that issue कि रेलवे कार्ड्स की जगह यूडीआईडी अलाउ किया जा सके। दानिश जी, इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि इस पे आपने काफ़ी कुछ किया है। थैंक यू राहुल जी। रेलवे में तो अब प्रॉब्लम ये है कि रेलवे में सर्कुलर पहले आ गया और इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा रेलवे के कुछ प्रॉब्लम आती है। तो उन्होंने खुद ही एक अच्छा सर्कुलर निकाला था कि जिसमें कहा गया कि अब आपको जब भी रेलवे का पास बनवाना है तो आपको सिविल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर से हम कंसेशन बनाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, तो यूडीआईडी कार्ड से ही आपका ई कंसेशन बन जाएगा। तो वो फिर हमने सीसीपीडी में डाला और थैंकफुली अब वो दिसंबर से एक्टिव हो गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है। तो अब जब भी किसी को रेलवे कंसेशन बनाना है तो यूडीआईडी कार्ड से, और वो बहुत फास्टली आ रहा है। द बेस्ट पार्ट इज 99 ईयर के लिए आ रहा है जो 35 अबव हैं। तो हमें लगता है बाकी स्कीम्स में भी इसको इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। तो यूडीआईडी हमारा एक सोल्यूशन हो जाएगा एक कार्ड से ही जो भी हमें बेनिफिट्स लेने हैं। जी, I think just one last comment we can take because we are running out of time. Okay. Yes, just one. This is one last final comment, and then obviously if there are any further points we can discuss it offline. No, I just wanted to add on the point, it's a myth to say that UDID is not being used for various facilities and services. I'll just give you a couple of examples, and which is why I'm appealing everybody that please get your UDIDs if you don't have, because it is slowly and gradually getting integrated into many things. So today, अगर आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने हैं तो ITR में आपका UDID नंबर पूछा जाना आजकल पूछे जाने लगा है, नंबर 1। ई टिकटिंग के केस में अभी जैसे दानिश ने बताया कि अब आपको UDID के बेसिस पे ई कंसेशन कार्ड मिलने लगा है। अगर आप हाईवे पे जाते हैं, नेशनल हाईवेज पे, और अगर आपको टोल टैक्स नहीं पे करना है और आपके पास एग्जेम्प्टेड फास्ट टैग नहीं है तो आप UDID दिखा करके टोल गेट आप क्रॉस कर सकते हैं, आपका टोल नहीं लगेगा। EV सब्सिडीज़ के लिए UDID यूज़ होने लगा है। ऐसे और बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे UDID स्लोली एंड ग्रेजुअली इंटीग्रेट किया जा रहा है। इवन CKYC जो कि सेंट्रल नो योर कस्टमर नॉर्म्स जो हैं, जो सरसाई सब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के लिए रोल आउट करता है, उसमें भी वो लोग UDID डिटेल्स ऑप्शनल बेसिस पे कैप्चर कर रहे हैं। तो UDID स्लोली एंड ग्रेजुअली सब जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है।
लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने भी लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा DGCA और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को कि जो आप टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पे जब आप एयरलाइन टिकट्स जब बुक करवाते हैं तो पर्सन्स की डिसेबिलिटी टाइप और डिसेबिलिटी परसेंटेज वेरीफाई करने के लिए अपनी एयरलाइन प्लेटफॉर्म्स को UDID डेटाबेस से इंटीग्रेट करिए, उस पर भी काम चल रहा है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग which will make UDID as an essential document to have. So I would say that please go and get your UDIDs. Thank you. Excellent. Thank you very much, Amar. Rahul ji, I have one point to make. Yes. Can we integrate the UDID card with the Aadhaar card in case of a persons with disability? Okay, that is something which the government would need to take a call on whether based on the Aadhaar. But only thing is for UDID, they will require disability details also. Yeah, so can it be integrated with the Aadhaar so that he will have to carry one card? Right. Yeah. So the Aadhaar would need to then be modified for people with disabilities to reflect these additional details. Yeah. I can throw some light on this, Yes. Rahul. So when Aadhaar project was getting conceptualized in 2008 to 2011, if you recall, Mohammad Asif Iqbal from PwC was working with Mr. Nandan Nilekani and his team. This was widely discussed that Aadhaar itself should capture disability details, which did not, of course, get through because community had objected to that proposal. And later on, it was also discussed whether Aadhaar and UDID can be integrated. The real problem that was flagged by the community in that regard was that अगर हम आधार को UDID से इंटीग्रेट कर देते हैं तो काफ़ी टाइम ऐसा हो सकता है कि हमें सर्विसेज ही ना मिले जस्ट व्हेन दे pull out our details based on Aadhaar, and when they know that we are a person with disability, the chances of getting rejections are higher. इसीलिए ये conscious decision अब तक रहा है कि UDID और आधार को लिंक ना किया जाए. Thank you. Okay, so thanks everyone. एक vibrant discussion रही है and I hope कुछ solutions भी निकल के आए हैं. मैंने अपनी तरफ से तो comprehensive notes बनाए हैं जो भी points लोगों ने बोले हैं. मेरे अशर आ गए हैं मुझे बोलने के लिए कि आप ख़त्म करिए अब. So thank you very much and I'll hand it over to Danish ji to take things from here. Thank you.